इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा सैम चेंग को बताता है कि किसने उसका एक्सीडेंट करवाया था। अब सैम चेंग को कहता है, ब्रदरली आपको जल्दी करनी होगी, अगर आपने देरी कर दी तो मुजरिम जो है वो दूसरी कंट्री में भाग जाएगा। आफ्टर ऑल जो मुजरिम है उसका नाम शियोंग शेंग है। सैम की बात सुनने के तुरंत बाद ही चेंग अपने आदमी से कहकर उस लोकेशन का पता लगाने के लिए कहता है। चेंग अब अपने मन के अंदर कहता है, 10 साल पहले वो रात जिस दिन किसी ने प्लान करके एक ट्रक को हमारी गाड़ी से ठोक दिया था। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उस ट्रक से मैं खुद को और अपनी वाइफ को बचा लूं, लेकिन मैं सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया और हमारी गाड़ी उड़ते हुए सीधा नीचे चली गई, जिसके बाद हमारी गाड़ी पर आग लग गई और हमारी गाड़ी फटने को हो गई। लकीली मैं बच गया, लेकिन मेरी वाइफ मेरी आंखों के सामने ही मर गई। 3 महीने तक मैं आईसीयू के अंदर था। उन 3 महीनों में मेरे एजेंट ने मुझे कुछ क्लूज दिए। जो ड्राइवर मेरी गाड़ी के सामने अपने ट्रक को लेकर आ गया था उसका नाम शियोंग शेंग था, जो कि होंगफा इंडस्ट्री के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डेप्यूटी हेड था और वो आदमी मेरे भाई यू के लिए काम किया करता था। चेंग जब ठीक हो जाता है और आईसीयू से बाहर आ जाता है तो वो शेंग को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके आईसीयू के बाहर आने के बाद शेंग गायब हो जाता है, जिससे कि चेंग डायरेक्ट एविडेंस को खो देता है। जिसके बाद वो एक रईस बेवकूफ़ अमीरजादा की तरह रिएक्ट करने लगता है। वो क्लब्स, नशा और गेम्स में खो जाता है, जिसके बाद 10 सालों तक वो ऐसे ही अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। हालांकि चेंग को पता होता है कि उसे अपने वाइफ का बदला ज़रूर लेना है, इसीलिए वो 10 सालों तक इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था जिस दिन उसे शियोंग शेंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और वो सच्चाई को बाहर निकाल सके। कुछ समय बाद शेंग का बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है एंड उन्हें बताता है, बॉस आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म हो चुकी है, हमें एड्रेस मिल चुका है। ये सुनकर चेंग खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सैम के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है एंड कहता है, भाई अभी के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन तुम्हारा ये मुझ पर एहसान रहा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बस एक बार मुझसे कह देना, अब से तुम मेरे भाई हो। चेंग इतना कहने के बाद शेंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाता है। चेंग के जाने के बाद सैम मुस्कुराता है और अपने मन के अंदर कहता है, मेरी नई लाइफ को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और अब मुझे 2 भाई मिल चुके हैं। कल मुझे गन मिला और आज मुझे शेंग मिला, लेकिन चलो रुओ का काम तो हो चुका है। अब मुझे अपने $20 मिलियन और उससे उसके घुटनों पर बैठकर माफ़ी मंगवानी चाहिए। अब सैम अपने फ़ोन को बाहर निकालता है एंड रुओ को कॉल करता है, लेकिन रुओ को कॉल करते ही सैम को पता चलता है कि रुओ जो है वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही है एंड बार बार उसके फ़ोन को होल्ड पर डाल रही है। सैम ये देखकर कहता है, ये मेरे फ़ोन को काट रही है। अब तभी सैम को रुओ एक मैसेज करती है जिसमें वो उसको बताती है कि वो अभी एक मीटिंग में है। सैम रुओ के मैसेज को देखकर कहता है, लेकिन मीटिंग तो सुबह थी, क्या रुओ अभी भी मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने उसके $20 मिलियन गेम खेलने पर लगा दिए थे। खैर क्या कर सकते हैं वुमेन, चलो भूल जाते हैं और घर की ओर निकलते हैं। अब सैम अपनी सुपर कार में अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में एक रेड सिग्नल आ जाता है। सैम की गाड़ी के आसपास काफ़ी और ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होती हैं। सैम इतनी ज़्यादा लग्जरी कार्स को देखकर कहता है, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी कार्स हैं। अब जैसे ही सैम अपनी बगल की लग्जरी कार के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बगल की लग्जरी कार में ईस्ट चाइना की सबसे खूबसूरत लड़की यिंग बैठी हुई है। यिंग सू फैमिली से होती है। अब क्योंकि सैम पिछली लाइफ में भी यिंग से मिला होता है, इसीलिए उसे यिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होती है। सैम यिंग को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, यिंग उन लड़कियों में से एक है जिसने कि मुझे मेरी प्रीवियस रीइंकार्नेशन वाली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था। वो अंदर और बाहर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं उसे जो भी करने को कहता था वो कर देती थी और उसे कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। यिंग को देखकर सैम के दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है, अब क्योंकि हम लोग इत्तेफाक से मिले हैं तो क्यों ना इससे थोड़ा फ्लर्ट किया जाए। अब सैम यिंग की तरफ देखकर उसे हाय कहता है, लेकिन यिंग अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर लेती है। यह देखकर सैम अपने मन के अंदर कहता है, ओह तो ये अपनी खिड़की को बंद कर रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसी ही बात है तो चलो इस चीज़ को दोबारा से करते हैं। अब सैम अपने फ़ोन को उठाता है एंड यिंग के नंबर पर उसे एक टेक्स्ट कर देता है जिसमें वो उसे कहता है, तुम रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, जितना कि मैंने तुम्हें टीवी में देखा था तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सैम आखिर में यिंग की एक सीक्रेट चीज़ को लिख देता है जिसमें कि वो उससे कहता है,
आखिर ब्राइट मून कब होने वाला है? सैम इतना लिखकर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है, यिंग, तुम अपने कोड को एक टेक्स्ट मैसेज में देकर काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाली हो। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा सीक्रेट है। इस टेक्स्ट को देखने के बाद तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा और मुझे इस चीज के बारे में पूछना होगा और मुझसे नेगोशिएट करना होगा। सैम ने पूरी प्लानिंग कर ली होती है। अब तभी सैम देखता है कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई है। जैसे ही सैम अपने फोन को उठाता है तो अपने मन के अंदर कहता है, उसने इतनी जल्दी रिप्लाई कर दिया। जैसे ही सैम अपने फोन में टेक्स्ट को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये टेक्स्ट यिंग का नहीं, रुओताई का है। रुओताई सैम को टेक्स्ट में कहता है, ब्रदर इन लॉ, जल्दी से मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। सैम इस टेक्स्ट को देखने के बाद रुओताई के पास पहुंचता है। रुओताई सैम को एक आलीशान लग्जूरियस घर पर लेकर आता है, जिसके बाद रुओताई सैम को उस लग्जूरियस घर के बारे में बताता है एंड उसकी फैसिलिटीज एंड फीचर्स के बारे में बताता है। एंड आखिर में वो उससे कहता है कि लग्जूरियस घर जो है वो उसे दे रहा है। ये सुनकर सैम हैरान हो जाता है एंड कहता है, ये घर मेरा है। जिसके बाद रुओताई सैम से कहता है, ब्रदर इन लॉ, कल आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। उसके साथ ही मेरी सिस्टर जो है वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर रुओताई को इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि जब पहली बार रुओताई सैम एंड उसकी बहन से मिला था तो उसे उन दोनों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। एंड रुओताई ये भी सोचने लगता है कि शायद से उसकी बहन जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब क्योंकि रुओताई अपनी बहन की इतनी ज़्यादा चिंता करता था तो वो सैम को उस लग्जूरियस घर को दे देता है एंड ये कहता है कि जिस घर में सैम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और वो अपनी बहन को उस घर में नहीं रहने दे सकता, तो इसीलिए उसने सैम को एक अर्ली वेडिंग प्रेजेंट दे दिया है। अब रुओताई सैम से कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड है, चलो अब क्लोजिंग पर चलते हैं। सैम ये सब होता देख काफ़ी ज़्यादा हैरान एंड कंफ्यूज्ड होता है। अब उसी दिन मॉर्निंग में एक लेडी रुओ के ऑफिस में आती है एंड रिसेप्शनिस्ट से ये कहती है कि उसका मिस्टर ली के साथ एक अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट उस लेडी से उसका नाम पूछती है तो वो लेडी अपना नाम ताओ बताती है। ये लेडी और कोई नहीं, ताओ मैनिंग, यानी कि वो मूवी स्टार होती है जो कि शेंग के कहने पर रुओ के ऑफिस में आई होती है। अब वो रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर पर इस अपॉइंटमेंट के बारे में रिकॉर्ड्स को चेक करने लगती है, लेकिन उसे इस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जिसके बाद वो ताओ मैनिंग से कहती है कि उनकी प्रेसिडेंट जो है यानी कि रुओ जो है वो अभी एक मीटिंग में है, इसीलिए उन्हें अभी कुछ समय तक इंतजार करना होगा। मीनवाइल मीटिंग रूम में जहां पर रुओ अपने सभी एम्प्लॉयज पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि कॉन्फ्रेंस जो होने वाली होती है वो 13 दिन बाद होने वाली होती है, लेकिन अभी तक उसके किसी भी एम्प्लॉय ने उनके लिए किसी भी स्पोक्स पर्सन को नहीं ढूंढा होता है। एंड ये चीज़ सच में रुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। रुओ अपने सभी एम्प्लॉयज से कहती है कि उन लोगों को खाने एंड सोने के पैसे यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। अब क्योंकि रुओ ने सैम का कॉल नहीं उठाया होता, इसीलिए उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि ताओ मैनिंग जो है वो उसके ऑफिस में एग्रीमेंट के बारे में बात करने के लिए आई है। अब तभी रुओ को कॉल आता है उसके रिसेप्शनिस्ट की तरफ से। उसकी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है ताओ के बारे में। ताओ का नाम सुनकर रुओ के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद रुओ अपने रिसेप्शनिस्ट से ताओ को उसके ऑफिस में लाने के लिए कहती है। रुओ इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड होती है कि ताओ को किसने बुलाया होगा। हालांकि रुओ को ये भी पता होता है कि उसकी कंपनी में से किसी ने भी ताओ को इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि अभी ऑफिस में जो मीटिंग चल रही थी उसमें उसने सभी एम्प्लॉय से पूछा था, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी स्पोक्स पर्सन नहीं मिला था। इस चीज़ से रुओ को पता चल जाता है कि शायद से सैम ने ही ताओ को बुलाया है। कुछ समय बाद ताओ एंड रुओ उनके ऑफिस में मिलते हैं, जिसके बाद रुओ ताओ को इंतजार करवाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है एंड ये बताती है कि वो अपनी रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म करना भूल गई थी इस मीटिंग के बारे में। दूसरी ओर ताओ रुओ को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है एंड उसे बताती है कि वो एंड उसका हस्बैंड सैम जो है वो सच में एक अच्छे कपल लगते हैं। ये सुनकर रुओ ताओ से कहती है, आप प्लीज़ बैठ जाइए, बाय द वे क्या आप मेरे हस्बैंड से पहले मिली हुई हैं? ताओ की बात से रुओ को पता चल जाता है कि सैम ने ही ताओ को यहाँ पर इनवाइट किया है। ताओ मैनिंग रुओ को बताती है कि वो एंड सैम एक दूसरे को तो नहीं जानते, लेकिन उसके गॉडफादर शेंग एंड सैम भाई भाई की तरह हैं। सैम ने चेंग को बोलकर उसे यहाँ पर बुलवाया है। रुओ ताओ मैनिंग की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहती है, ताओ मैनिंग का गॉडफादर ली चेंग है। चेंग जो है वो रॉन का बेटा है और रॉन होंगफा ली फैमिली का एक मेंबर है, और चेंग के कहने के मुताबिक सैम एंड चेंग भाई भाई हैं। रुओ काफी ज्यादा हैरान एंड कंफ्यूज्ड होती है। अब क्योंकि रुओ कुछ नहीं कह रही होती है तो ताओ उसे कहती है, मिस ली
क्या आप स्पोक्स पर्सन के एग्रीमेंट को जल्दी से लेकर आ सकते हैं ताकि मैं जल्दी से साइन कर दूं? रूओ काफी ज्यादा आउट ऑफ स्पेस होती है, जिसके बाद वो ताओ से कुछ ना कहने के लिए माफी मांगती है एंड जल्दी से अपने असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट को मंगवाती है ताकि वो दोनों उससे साइन कर पाए। कुछ टाइम बाद ताओ मेंडिंग एंड रूओ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। अब इस चीज के कुछ समय बाद रूओ कॉल कर सैम को बुलाती है। सैम रूओ से कहता है तो कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो चुका है, तो अब समय आ चुका है, तुम बेट हार चुकी हो तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। अब तभी रूओ बात को घुमाते हुए सैम से कहती है तुम चैंग से कब मिले? सैम ये सुनकर कहता है तुम काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हो, एक मैजिशियन जो है वो कभी भी अपनी ट्रिक्स को रिवील नहीं करता। सैम रूओ की तरफ जाते हुए उसे कहता है तुम सब्जेक्ट को चेंज मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और मुझसे माफी मांगो। इस चीज को सुनकर रूओ अपनी जगह से खड़ी होती है, अपने टॉप को उतारती है एंड अपने सैंडल्स को भी, जिसके बाद वो अपने बालों को सेट करते हुए अपने घुटनों पर बैठती है एंड सैम से माफी मांगती है। सैम ये देखकर खुश हो जाता है एंड कहता है तुम सच में मेरे सामने झुक रही हो। अब सैम रूओ के सामने अपना हाथ लाता है एंड उसे कहता है चलो ठीक है, अब ऊपर उठ जाओ। रूओ ये देखकर शर्मा रही होती है, जिसके बाद रूओ खड़ी हो जाती है। अब तभी रूओ को रूओ ताई का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि कुछ लोग जो हैं वो सैम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सुनने के बाद रूओ अपने भाई से पूछती है कि कौन से लोग हैं जो कि सैम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रूओ ताई अपनी बहन को बताता है कि वो लोग गोल्डन सर्विस ग्रुप सू फैमिली से हैं। अपने भाई से बात करने के बाद रूओ फोन को काटती है एंड सैम से कहती है तो सू फैमिली तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं? सैम ये सुनकर कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे मामलों में दखलंदाजी ना करो। ये सुनकर रूओ हंसते हुए कहती है तो तुम मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें और ज्यादा अटेंशन दूं। अब मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो। सैम ये सुनकर अपने मुंह को नीचे करता है एंड अकड़ में आकर रूओ से कहता है तुम वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की या फिर अमीर लड़की नहीं हो जिसे कि मैं जानता हूँ। ये सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर तुम्हारे पास ये सोचने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये सुनने के बाद रूओ गुस्से में आ जाती है एंड वो सैम से कहती है जो तुमने अभी कहा वो सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि तुम्हारे पास मेरे अलावा भी काफी ज्यादा वुमेन्स हैं और वो सभी इस दुनिया की काफी ज्यादा फेमस ब्यूटीज हैं। रूओ को इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ देखकर सैम उसे मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ये तो है, लेकिन ये सब पास्ट में था, अब मेरे पास वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ खूबसूरत लड़कियां हैं। ये सुनकर रूओ सैम से कहती है ओह तो वो कौन है, क्या तुम मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो ताकि मैं चेक करूं? रूओ अभी भी चिड़ी होती है इस बात को सुनकर, जिसके बाद सैम उसके कंधे पर हाथ रखता है एंड उससे कहता है तुम अब मेरी प्राइवेसी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो कि तुम्हें उनके बारे में बता दूं। ये सुनकर रूओ और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो सैम को मैनिपुलेट करते हुए उससे कहती है तुम मुझे एग्जाम्पल्स भी नहीं दे सकते, मैंने सोचा तुम अमेजिंग होगे, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम उन लड़कियों को भी जानते हो जो कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं, झूठ बोलना बंद करो। सैम इस बात के जवाब देने ही जा रहा होता है कि तभी उसे यिंग का कॉल आ जाता है। सैम कॉल को उठाता है। कॉल पर यिंग सैम से कहती है क्या तुम सैम बोल रहे हो? मेरा नाम यिंग है, मुझे लगता है कि हमें मिलने की जरूरत है, तो क्यों ना एक डेट एंड टाइम का डिसाइड करते हैं। सैम ये सुनकर कहता है हमें मिलने की जरूरत है। रूओ सैम को ये बात करता देख कंफ्यूज होती है। दूसरी तरफ यिंग कॉल पर सैम से कहती है हमें किसी चीज के बारे में बात करनी है, इसीलिए हमें आमने सामने मिलना होगा। कल सुबह 9 बजे हम तैंगशा प्राइवेट क्लब में मिलेंगे, जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तो मुझे कॉल कर देना। ये सुनकर सैम कहता है क्यों नहीं, जरूर। अब सैम फोन को रख देता है, जिसके बाद रूओ सैम से कहती है यिंग अब मुझे ये मत कहना कि तुम यिंग से बात कर रहे थे। सैम ये सुनकर कहता है नहीं, अभी वो लड़की नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द वो उनमें से एक बन जाएगी। रूओ ये सुनकर हैरान हो जाती है एंड अब अपने मन के अंदर कहती है कि हालांकि वो उसे नहीं जानती है, लेकिन उसने यिंग के बारे में सुना है। यिंग के फादर जो हैं वो बिजनेस में काफी ज्यादा फोकस करते हैं और अपनी इसी मेंटालिटी के चलते उन्होंने काफी ज्यादा लेट शादी की। शादी के बाद उनकी बेटी हुई और उन्होंने नोबेलिटी मेथड को यूज करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, यानी कि अपनी बेटी के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल दी, वो उसके खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और उन्होंने यिंग को काफी ज्यादा मुश्किल फैमिली एजुकेशन दी, यानी कि उन्होंने यिंग के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। बचपन से ही यिंग को सारे नोबेलिटी वाले काम करने पड़े, जैसे कि पियानो सीखना। यहाँ तक कि जब यिंग बाहर स्टडी कर रही थी तब भी 2400 घंटे उसके आसपास बॉडीगार्ड्स रहते थे ताकि यिंग किसी भी रिलेशनशिप में इतनी जल्दी ना पड़े। लेकिन बाद में
यिंग के फादर काफी ज्यादा बीमार हो गए और वो यिंग की शादी की चिंता करने लगे। लेकिन उनके लिए एक ब्लाइंड डेट को यिंग के लिए प्रिपेयर करना और भी ज्यादा एक्सट्रीम था। यिंग के फादर चाहते थे कि यिंग जिससे भी शादी करे वो ना ही ज्यादा ओल्ड हो ना ही ज्यादा यंग हो, और उसके फैमिली बिजनेस के एसेट्स जो हैं, यानी कि उसके फैमिली बिजनेस की जो वैल्यू है वो 1 बिलियन से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 1 बिलियन होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो यिंग ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती, और मोर इम्पोर्टेंटली यिंग को सू फैमिली में से किसी से ही शादी करनी पड़ती। यिंग के फादर के ये सब एक्सट्रीम रूल्स थे। वो सोचने लगती है कि इतनी सारी कंडीशंस थी और इतनी ज्यादा कंडीशंस को सू फैमिली जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यिंग जो है वो एक अच्छी लड़की है जो कि अपनी फैमिली की बात मानती है। रू सोचती है कि सैम कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि सू फैमिली में शादी कर पाएगा, इसीलिए रू अब सैम से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए यिंग तुम्हारे झांसे में कभी भी नहीं फंसेगी। सैम इस बात को सुनकर कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो क्यों ना हम दोबारा से शर्त लगाएं। रू इस चीज के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद सैम रू से कहता है क्या तुम सच में मेरे अगेंस्ट एक शर्त लगाना चाहती हो? क्या तुम्हें हारने से डर नहीं लगता? रू कहती है कि वो अभी भी शर्त लगाएगी। ये सुनकर सैम उसे कहता है मुझे 3 दिन का समय दो, 3 दिन के बाद यिंग मेरी हो जाएगी और वो एक ऐसी लड़की होगी जो कि मुझे हमेशा फॉलो करेगी। ये सुनकर रू उसे कहती है तुम्हें 3 के 30 दिन दिए। सैम रू से कहता है कि उसे सिर्फ 3 ही दिन की जरूरत है, जिसके बाद रू उसे कहती है अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। सैम ये सुनकर रू के वेस्ट को पकड़ता है एंड उसे कहता है लेकिन क्या हो अगर तुम हार गई तो? सैम रू को अपने करीब ले आता है, जिसके बाद रू उसे कहती है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सैम रू से कहता है चलो मुझे सोचने दो। सैम को इतना ज्यादा करीब देखकर रू उसे धकेल कर दूर करती है एंड उसे कहती है ठीक है अगर मैं हार गई तो मैं हार गई, मैं अपने प्रॉमिस को पूरी तरीके से निभाऊंगी। ये सुनकर सैम उसे कहता है ठीक है ये डील रही। नेक्स्ट डे 11 जुलाई को सैम उस प्राइवेट क्लब में पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलता है जो कि उससे क्लब का टूर के लिए पूछता है, लेकिन सैम इस चीज के लिए मना कर देता है एंड वो उस आदमी को बताता है कि वो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया है। सैम उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो यहाँ पर मिस सू से मिलने के लिए आया है। ये सुनकर वो आदमी उसे कहता है अच्छा तो आप मिस्टर सैम होंगे? सैम उसे कहता है कि हाँ मैं सैम हूँ। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट सैम को अपने साथ लेकर जाने लगता है एंड ले जाते हुए वो उसे कहता है कि मिस सू जो है वो उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, सू यिंग का ही नाम है। अब वो आदमी गोल्फ कार्ट में सैम को यिंग के पास ले जाता है जहाँ पर यिंग गोल्फ खेल रही होती है। यिंग को गोल्फ खेलता देख सैम उसे कहता है तुम्हारा ये वाला शॉट इतना बुरा नहीं था। यिंग पीछे मुड़ती है एंड सैम से कहती है आखिर तुम्हें उस चीज के बारे में कैसे पता था? यिंग ने जो शॉट मारा होता है उसमें गोल्फ बॉल जो होती है वो अभी तक गोल्फ पोस्ट के अंदर नहीं गई होती। इससे हमें पता चलता है कि यिंग गोल्फ खेलने में इतनी अच्छी नहीं होती। अब सैम यिंग से कहता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे उसके बारे में कैसे पता है। यिंग सैम से कहती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर सैम उससे कहता है कितने पैसे चाहिए? आखिर तुम ये क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगा? यिंग दूसरा शॉट मारती है एंड सैम से कहती है अगर तुम पैसों के लिए यहाँ पर नहीं आए हो तो मेरे लिए तुम पर विश्वास करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सैम पीछे मुड़कर यिंग के बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है एंड यिंग से कहता है अब क्योंकि तुम्हें चिंता हो रही है तो तुमने और ज्यादा बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया ताकि तुम मुझे पकड़कर यहीं पर एक गड्ढा खोदकर गड़वा दो। इस तरीके से तो तुम्हारा सीक्रेट कभी भी किसी को पता नहीं लग पाता और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। यिंग गोल्फ खेलकर थक चुकी होती है, जिसके बाद वो सैम को कहती है पहली बात तो ये है कि मैं रूओ नहीं हूँ जो कि ऐसी चीजें करूँ। दूसरी बात ये है कि तुम रूओ के बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए कोई भी तुम्हारे साथ ऐसी चीजें करने की कोशिश नहीं करेगा। यिंग की बात सुनकर सैम उससे कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं? सैम की बात सुनकर यिंग कंफ्यूज हो जाती है, जिसके बाद सैम यिंग के हाथ को पकड़ता है एंड उसके क्लोज आकर उसे कहता है तुम्हें एविडेंस चाहिए है ना? यिंग सैम को ये सब करता देख उसे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो एंड वो सैम को उसे जाने देने के लिए कहती है। सैम यिंग के हाथ पकड़कर उसे गोल्फ स्टिक पकड़ना सिखाता है एंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें गोल्फ खेलना सिखा रहा हूँ, इसके बारे में इतना मत सोचो। यिंग काफी ज्यादा घबरा रही होती है। सैम मुस्कुराते हुए यिंग से कहता है और अब मैंने तुम्हें एक ट्रस्ट वर्दी एविडेंस दे दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अब यिंग पहले रूओ के बारे में सोचती है, जिसके बाद वो सैम के इस एक्शन को देखते हुए अपने मन के अंदर कहती है ये रूओ का बॉयफ्रेंड है, उसके बावजूद भी ये सब कर रहा है। रूओ एक ऐसी औरत है
जिसके अंदर कंट्रोलिंग डिजायर है, यानी कि वो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखती है। अगर सैम की इस हरकत के बारे में रूह को पता चलता है कि वो मुझे इस तरह से गोल्फ खेलना सिखा रहा था, तो वो जरूर सैम को पनिश करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी सैम को भी और ज्यादा डरना चाहिए था। जितना मैं स्ट्रगल ना करूं, उतने ही आसानी से मैं इस एविडेंस को अपने पास रख सकती हूँ। अब सैम यिंग से एक गोल्फ शॉट खिलवाता है। यिंग के बॉडीगार्ड भी इस चीज को देख रहे होते हैं। अब यिंग के बॉडीगार्ड्स बात करते हैं कि क्या यिंग रेजिस्ट कर रही है या फिर वो इंटरेक्ट कर रही है। वो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। यिंगा मुस्कुराते हुए सैम से कहती है, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं इस चीज के बारे में रूह को बता दूंगी? सैम ये सुनकर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे डर लग रहा है, लेकिन तुम भी काफी ज्यादा डरी हुई हो ये सोचकर कि मैं तुम्हारी सीक्रेट एक्सपोज ना कर दूं। अब हम दोनों बराबर हैं। सैम की बात यिंग को इम्प्रेस कर देती है, जिसके बाद वो उसे कहती है, तो तुमने जानबूझकर मुझे ये चीज दी जिससे कि मैं तुम्हें जब मर्जी करे तब ब्लैकमेल कर सकूं। यिंग को अपनी तरफ देखता हुआ देख सैम उसे और ज्यादा टीज करता है एंड कहता है, कहीं और मत देखो, जल्दी से गोल्फ खेलने पर ध्यान दो और पहली बात तो अच्छे स्टैंस में खड़े हो। सैम के ऐसे करने से यिंग काफी ज्यादा शर्माने लगती है एंड वो हल्का सा चिल्लाती है। ये देखकर उसके बॉडीगार्ड्स सतर्क हो जाते हैं एंड जल्दी से यिंग की मॉम को कॉल करने लगते हैं। दूसरी ओर यिंग अभी भी बिना इस चीज की चिंता किए हुए खेलना जारी करती है। सैम यिंग से कहता है, मैं तुम्हें दोबारा से सिखाऊंगा। अब सैम यिंग को अच्छी तरीके से स्टांस लेने के लिए कहता है एंड जब वो गलत करती है तो वो दोबारा से उसे टीज करता है एंड अच्छे से स्टांस लेने के लिए कहता है। कुछ समय की इस स्लैपिंग की वजह से यिंग खेलना सीख लेती है, जिसके बाद यिंग सैम से पूछती है कि उसने कैसा किया। सैम यिंग को बताता है कि वो बहुत अच्छा सीख चुकी है, लेकिन अब वो उसे और ज्यादा नहीं सिखा सकता। ये सुनकर यिंग उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है। सैम यिंग को बताता है कि उसकी मदर जो है उसने जरूर लोगों को उसे यहाँ पर पकड़ने के लिए भिजवा भी दिया होगा। यिंग के बॉडीगार्ड जो कि यिंग को खेलता हुआ देख रहे होते हैं सैम के साथ, वो यिंग की मदर को सारी चीजों के बारे में बता देते हैं कि कैसे यिंग जो है वो हैप्पीली सैम के साथ बातचीत कर रही है। वो बॉडीगार्ड सारी चीजें यिंग की मॉम को बता देते हैं। इस चीज से यिंग की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड कहती है कि वो जल्दी से जल्दी वहां पर आ रही है, इसीलिए सैम को भागने ना दिया जाए। यिंग की मॉम की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, जैसा आप कहें, हम उन पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी ओर यिंग एंड सैम बात कर रहे होते हैं। यिंग सैम से कहती है, मेरी मदर यहाँ पर आने वाली है, हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर सैम मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं और इस चीज के बारे में बाद में बात करें। क्या तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? ये सुनकर यिंग इस चीज के बारे में सोचने लगती है। उसे ऐसा करता देख सैम उसे कहता है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए ऐसे जीना चाहती हो? ये सुनकर यिंग इस चीज का जवाब नहीं दे पाती। तभी सैम उसका हाथ पकड़ता है एंड भागने लगता है। भागते हुए सैम उसे कहता है, इस चीज के बारे में सोचो मत, चलो भागते हैं। अब सैम यिंग को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है। ये देखकर पीछे से यिंग के बॉडीगार्ड्स उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन यिंग एंड सैम समय पर सैम की गाड़ी में बैठ जाते हैं। यिंग के दोनों बॉडीगार्ड्स काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि सैम भागने में भी एक्सपर्ट होता है, इसीलिए वो जल्दी करके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है एंड वहां से यिंग को लेकर फरार हो जाता है। ये देखते हुए यिंग के बॉडीगार्ड्स यिंग की मॉम को कॉल करते हैं एंड बताते हैं कि यिंग जो है वो उस लड़के के साथ भाग चुकी है। ये सुनकर यिंग की मॉम शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ सैम गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ वहां से भगाकर आगे ले आता है। सैम यिंग से कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? यिंग सैम से कहती है कि उसे डर नहीं लग रहा है, जिसके बाद यिंग को उसकी मॉम का फोन आता है। यिंग इस चीज के बारे में सैम को कहती है। सैम यिंग से कहता है, शायद से आज तुम आजादी से जीना चाहोगे। सैम की बात सुनकर यिंग शांत हो जाती है एंड वो सोचने लगती है कि आखिर उसे अपनी मॉम को क्या जवाब देना चाहिए। अब यिंग अपने फोन को उठाती है। फोन उठाते ही उसकी मॉम उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है। यिंग अपनी मॉम को बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ है। ये सुनकर यिंग की मॉम भड़क जाते हैं एंड वो यिंग से कहते हैं, दोस्त? तुम अपने दोस्त से कब मिली? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए अच्छा है? यिंग, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि तुम एक आदमी के साथ बड़े होकर भाग जाओ। तुमने सच में मुझे काफी ज्यादा नीचा दिखाया है। यिंग, मैं तुम्हें कह रही हूँ, जल्दी से घर वापस लौट आओ। यिंग अपनी मॉम की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तभी सैम अपनी गाड़ी के शीशों को खोल देता है। ये देखकर यिंग सैम की तरफ देखने लगती है। यिंग शर्माते हुए अपने मन के अंदर कहती है, सैम, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज मैं खुद के लिए जीना पसंद करूंगी। यिंग डिसाइड कर लेती है कि आज के लिए वो जो मर्जी वो करेगी। यिंग अब चिल्लाते हुए अपनी मॉम से कहती है कि वो एक इंसान है, एक जिंदा इंसान जो कि सांस लेती है। यिंग अपनी मॉम को चिल्लाकर कहती है कि वो उनकी पपेट नहीं है। ये सुनकर उसके मॉम हैरान हो जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि उसने क्या कहा। लेकिन इससे पहले कि यिंग की मॉम कुछ और कह सकें,
यिंग अपने फोन को खिड़की के बाहर फेंक देती है। यिंग को ऐसा करता देख सैम उससे कहता है, तुम्हारी मॉम जो है वो सू फैमिली की पूरी ताकत लगा देंगे हमें ढूंढने के लिए। यिंग सैम से कहते हैं कि उसकी मॉम जो है उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा डर है कि उनकी इज्जत जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए वो इस चीज़ का बड़ा बखेड़ा नहीं बनाएंगे। ये सुनकर सैम यिंग से कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ कर बंदी बना लूंगा और उसके बाद तुम्हें बेच दूंगा, क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहती थी? ये सुनकर यिंग सैम से कहती है कि इस चीज़ से फ़र्क भी पड़ता है, किसी ने भी कभी मेरे पास आने की कोशिश नहीं की है, मैं हमेशा से ही फॉल्स लाइट में रही हूँ। यिंग सैम को बताती है कि जब वो बच्ची थी तो सब लोग उसकी खूब तारीफ किया करते थे क्योंकि वो हमेशा एग्जाम्स में फर्स्ट प्लेस लेकर आती थी। लोग उसे कहते थे कि वो दूसरे लोगों से अलग है। जब यिंग ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे उन लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि यिंग के पास क्या है, ना कि यिंग कौन है। यिंग की मदर यिंग को जैसे वो चाहे वैसा बनाना चाहती हैं। यिंग की मॉम यिंग को कल से बेहतर आज बनाना चाहती हैं। यहाँ तक कि यिंग की मॉम यिंग को अगर दूसरा चावल का बाउल भी खाना होता था उसे भी नहीं खाने देते थे ताकि यिंग की बॉडी मेंटेन रह सके और वो सिटी में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रह सके। यिंग रोते हुए कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है इन चीज़ों से, इसीलिए शायद सैम के साथ भागना उसके लिए एक आखिरी मौका था और क्योंकि सैम ने उसे कंफर्टेबल फील कराया है इसलिए उसे इस चीज़ की खुशी है। सैम ये सुनकर यिंग से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने सही डिसीजन चूज किया, बीमारी से बचना बीमार पड़ने से ज़्यादा बेहतर है। अब यिंग काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और शर्माते हुए वो सैम से कहती है कि वो तो रुओ का बॉयफ्रेंड है ना, तो क्या उसे इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर रुओ को इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो उसकी कोई खैर नहीं होगी। यिंग अपनी सीट बेल्ट को उतारती है एंड सैम के पास जाकर उसे किस कर देती है। सैम अभी भी गाड़ी चला रहा होता है। यिंग सैम के लिप्स पर भी काट देती है, जिसके बाद सैम उसे कहता है कि वो ये सब क्या कर रही है, वो भी गाड़ी चला रहा है। सैम यिंग से कहता है, क्या तुम्हें मरना है, तुम ये क्या कर रही हो? यिंग सैम को बताती है कि वो ऐसा करना चाहती थी इसीलिए उसने ऐसा किया। अब सैम गुस्से में आकर यिंग को ऑर्डर देता है कि चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। सैम के ऑर्डर देते ही यिंग उसकी बात तुरंत मान लेती है एंड वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर सैम मुस्कुराता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, यिंग की ये जो हिडन एट्रीब्यूट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे याद है मेरी 1000 सालों की पिछली एक लाइफ में मैंने यिंग को एक बार बंदी बना लिया था। यिंग वो पहली ब्यूटीफुल गर्ल थी ईस्ट सी चाइना की जिसके अंदर सारी चीजें परफेक्ट हों, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो। अपनी इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कि यिंग हाई क्वालिटी ह्यूमन टेम्पलेट कैसे बनी, वो चीज मुझे तब पता चली जब तुमने अपना लैपटॉप मेरे सामने खोला था। उस लैपटॉप के अंदर एक फॉर्म में तुमने लॉग्ड इन किया और ये सब तुमने मेरे सामने किया। यिंग सैम को दिखाती है कि कैसे वो ऑनलाइन पोस्ट क्या करती थी कि उसकी मॉम जो है वो उसे ठीक से खेलने नहीं दिया करते और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं यिंग के कि क्यों उसे सिर्फ वही करना चाहिए जो कि उसकी मॉम कहें, वो अपनी पसंद की चीजें क्यों नहीं कर सकती, हमेशा उसे पढ़ना ही क्यों पड़ता है। जब यिंग अपनी इस पोस्ट को ऑनलाइन शेयर करती है तो काफी ज्यादा लोग उसे रीच आउट करते हैं एंड उसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। जब एक लाइफ में यिंग सैम को अपनी पोस्ट के बारे में बताती है तो यिंग उसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करता है, जिसके बाद अंत में उसे पता चलता है कि जिस परफेक्ट शाइनी इमेज को यिंग इतने सालों से मेंटेन करते हुए आई है वो एक्चुअली में उसकी बॉडी पर एक लॉक है, एक ऐसा भारी लॉक जो कि उसे उसकी मन पसंदीदा चीजें नहीं करने देता। जब दूसरे लोग यिंग के पोस्ट पर उससे पूछते हैं कि उसे आखिर क्या परेशान कर रहा है तो यिंग उसे बताती है कि उसे एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है, वो चाहती है कि कोई उसे ऑर्डर करे और उसे मारे, उसे एक ऐसा पेन मिले जो कि उसे फिजिकली एंड मेंटली अच्छा फील कराए। लेकिन ये फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फीलिंग है। अब क्योंकि सैम यिंग के सभी पोस्टों को पढ़ लिया होता है अपनी प्रीवियस रीइंकार्नेशन वाली लाइफ्स में, तो उसे यिंग के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं। यिंग के ये पोस्ट ना केवल यिंग के चेन्स बल्कि उसके बॉडी पर एक मास्क को भी दिखाते हैं। यिंग अपनी मॉम की बंदी है एंड वो सिर्फ अपनी मॉम की बताई हुई चीज़ें ही करती हैं। सैम को यिंग का ये एट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, हालांकि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी भी यिंग की इस कमज़ोरी को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस लाइफ में उसे यिंग के इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सैम यिंग से कहता है, ठीक से बैठ जाओ। यिंग सैम से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिसके बाद सैम उसे कहता है, जहाँ तुम्हारी मर्जी हम वहाँ चलेंगे। ये सुनकर यिंग उसे कहती है, तो चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं।
ये सुनकर सैम कहता है ठीक है। अब 4 घंटे बाद वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद सैम जागता है एंड कहता है क्या वो लोग तुम्हारे घर पर भी आए थे। सैम रुओताई से बात कर रहा होता है। रुओताई उसे बताता है कि उसे सू फैमिली से कॉल आया था एंड वो सैम के बारे में पूछ रहे थे। रुओताई सैम से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। सैम रुओताई से कहता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी सी ही प्रॉब्लम है, तुम इस चीज़ में इन्वॉल्व मत होना, इस चीज़ को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब जैसे ही सैम फ़ोन को काटता है तो तभी उसे रुओ का भी फ़ोन आ जाता है। सैम रुओ से बात करता है, जिसके बाद रुओ भी उसे बताती है कि उसे सू फैमिली से कॉल आया था। रुओ सैम से पूछती है कि क्या उसने सू फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। ये सुनकर सैम उसे कहता है कि तुम इस चीज़ के बारे में जानना चाहती हो। ये सुनकर वो उसे कहती है अगर तुम्हें मुझे बताना है तो बता दो। ये सुनकर सैम उसे कहता है तुम 2 मिनट रुक जाओ। अब सैम यिंग से कहता है तुम इससे बात करो और कुछ कहो। यिंग उसे कहती है कि उसे क्या कहना चाहिए। ये सुनकर सैम उसे कहता है कि तुम्हें जो मन में आ रहा है तुम वो कहो, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो कि रुओ तुम्हें जानने के बाद क्या करेगी। अब यिंग सैम को हनी हनी कहकर पुकारने लगती है, जिसके बाद यिंग एंड सैम एक थोड़ा सा नाटक करते हैं, जिसमें कि यिंग ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे रुओ के कॉल के बारे में पता ही नहीं था। रुओ भी इस हनी वाली चीज़ को सुन लेती है, जिसके बाद यिंग कॉल पर पूछती है कि कौन बात कर रहा है, जिसके बाद रुओ बिंग अपना नाम लेती है। अब रुओ यिंग से पूछती है कि वो कौन है, जिसके बाद यिंग उसे अपना नाम बताती है। रुओ यिंग एंड सैम के बीच का रिलेशनशिप पूछती है। ये सुनकर यिंग उसे बताती है कि वो लोग सिर्फ दोस्त हैं जो कि काम के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर रुओ के मन में शक बैठ जाता है एंड वो सोचने लगती है कि अभी तो यिंग सैम को हनी हनी कहकर पुकार रही थी, लेकिन अब वो कह रही है कि वो लोग दोस्त हैं, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अब रुओ यिंग को सैम को फोन वापस देने के लिए कहती है। रुओ सैम से पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद सैम उसे बताता है कि वो अपने पुराने घर में है। ये सुनकर रुओ उसे कहती है कि वो उसका इंतजार करे क्योंकि वो भी वहाँ पर आ रही है। इतना कहने के बाद रुओ फोन काट देती है। सैम रुओ को वहाँ पर आने की बात को लेकर अपने मन के अंदर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जब रुओ यहाँ पर आएगी। दूसरी ओर यिंग घबरा रही होती है। यिंग सैम को इतना बेफिक्रा हुआ देखकर उसे कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि उसे अगर इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें मारेगी। ये सुनकर सैम उसे कहता है एक्चुअली मैं एंड रुओ जो है वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है और ये हमारा सीक्रेट है। ये कहकर सैम यिंग की गाल को पकड़ता है। यिंग सैम की बात सुनकर अब समझ जाती है। यिंग सैम से कहती है अब मुझे समझ में आया, तुम उसके फेक बॉयफ्रेंड हो, उसके पहले भी 3 फेक बॉयफ्रेंड्स थे। सैम यिंग से कहता है यहाँ तक कि उसके छोटे भाई को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तुम्हें इस सीक्रेट को अपने तक रखना होगा, क्या तुम समझ गई। सैम मुस्कुराते हुए ये कहता है। यिंग सैम से कहती है तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस चीज़ को किसी को नहीं बताऊंगी। अब यिंग सैम के हाथ को दूर करती है एंड गुस्से में उसे कहती है कि उसे अब समझ में आ चुका है जिस वजह से सैम ने उससे झूठ कहा था और उसे एक फेक हैंडल भेजा था, वो सब इसीलिए था क्योंकि वो रुओ से नहीं डरता था। सैम यिंग की इस बात को सुनकर कहता है क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। ये सुनकर यिंग उसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। यिंग एंड सैम क्लोज आ जाते हैं। दूसरी ओर इस सेम टाइम पर रुओ अपनी कार में बैठकर सैम के घर पर आ रही होती है। रुओ सोच रही होती है कि ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। रुओ को एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा होता यिंग एंड सैम के साथ होने का। रुओ सोचती है कि यिंग खराब औरत नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा नोबल है। रुओ अब सैम के बारे में सोचने लगती है। सैम ने पहले ताओ मैनिंग को कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करवाया और अब वो यिंग के साथ भी है। रुओ सोचती है कि मेन मामला जो है वो सैम के साथ है। सैम बिल्कुल एक भगवान की तरह है, उसे पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता और वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। रुओ ये सोचते हुए ही सैम के अपार्टमेंट की ओर आ रही होती है। रुओ को वहाँ पर आते आते 40 मिनट लग जाते हैं। मीनवाइल सैम एंड यिंग तैयार होते हैं कपड़े पहनकर। रुओ के अपार्टमेंट में आते ही सैम उसे अंदर बुलाता है। हालांकि रुओ गुस्से में होती है एंड वो सैम को ग्रीट नहीं करती एंड वो गुस्से में इधर उधर यिंग को ढूंढने लगती है। रुओ सैम से पूछती है कि आखिर यिंग कहाँ पर है, जिसके बाद सैम उसे इशारा करता है किचन की ओर और कहता है कि वो किचन में है। रुओ सामने की ओर देखती है जहाँ पर उसे यिंग दिखती है जो कि खाना कुक कर रही होती है। यिंग भी अब पीछे की ओर मुड़ती है एंड सैम को हनी कहती है, जिसके बाद वो रुओ से कहती है कि उन्हें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया। यिंग को इस हालत में देखकर रुओ काफी ज्यादा हैरान होती है। रुओ यिंग को कहती है कि उन्हें मिलने हुए सच में काफी ज्यादा समय हो चुका है। रुओ यिंग को देखकर अब अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि क्या सच में ये यिंग ही है। रुओ हैरान इसीलिए होती है क्योंकि यिंग सैम के लिए खाना बना रही होती है। अब यिंग खाना बनाते हुए सैम से कहती है कि तब तक के लिए वो बात कर लें, अभी सूप जो है वो बनने वाला है। ये सब चीजें होते देख
रूओ काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है एंड अब वो सैम का हाथ पकड़ती है एंड उसे पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सैम रूओ से कहता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। सैम रूओ को थोड़ा मैनिपुलेट करता है एंड उसे कहता है कि यिंग जो है वो उसकी वुमेन है। ये सुनकर रूओ हैरान हो जाती है एंड कहती है तुम्हारी वुमेन, आखिर वो तुम्हारी वुमेन कब बनी और ये सब कैसे हुआ। ये सुनकर सैम उसे कहता है ये सब आज ही हुआ है। रूओ सैम से कहती है आज, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। सैम रूओ को बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूओ अब दोबारा से पूछती है तो ये सब कैसे हुआ। अब इससे पहले कि सैम इस चीज का जवाब दे सके, यिंग पीछे मुड़ती है एंड सैम से कहती है कि खाना जो है वो बहुत जल्द बनने वाला है। यिंग को इतना ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता देख रूओ हैरान हो जाती है। अब यिंग सैम से पॉट देखने के लिए कहती है क्योंकि उसे इस टाइम पर बाथरूम आई होती है तो वो बाथरूम की ओर जा रही होती है। अब सैम किचन की ओर चला जाता है पॉट को देखने के लिए। दूसरी ओर जब यिंग रूओ को देखती है तो वो उसे कहती है कि आप यहाँ पर खड़े मत रहिए, जाकर वहाँ पर बैठ जाइए, खाना जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। रूओ का दिमाग चकरा रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। यिंग बाथरूम के अंदर चली जाती है। तभी रूओ सैम को अपने पास बुलाती है। जैसे ही रूओ सैम का हाथ पकड़ती है तभी यिंग बाथरूम से बाहर निकलती है एंड सैम से कहती है कि लॉन्ड्री का काम जो है वो खत्म हो चुका है। यिंग सैम से पूछती है कि क्या बेडशीट जो है वो बैल्कनी में लटक रही है, अगर ऐसा हुआ तो बेडशीट नहीं सूखेंगी। यिंग को इतनी जल्दी वहाँ पर आता देख रूओ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। यिंग को रूओ के घर के सारे काम करता देख रूओ काफी ज्यादा चुपचाप हो जाती है एंड वो अब घबराने लगती है। एज मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रूओ भी सैम को पसंद करती है, लेकिन वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करती, इसीलिए उसे यिंग से काफी ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगती है। खाना बनने के बाद वो तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं एंड अब वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं। यिंग अभी भी सैम को हनी ही बुला रही होती है। अब यिंग एक खाने के पीस को उठाती है एंड सैम को उसे ट्राई करने के लिए कहती है। यिंग सैम से कहती है कि उसने काफी समय से कुक नहीं किया है, इसलिए उसे नहीं पता कि ये अच्छा बना है या नहीं। यिंग को ऐसा करता देख रूओ को काफी ज्यादा जलन मचती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है यिंग का पोस्चर जो है उससे सच में ये लग रहा है कि यिंग जो है वो सैम को खाना खिलाने वाली है। रूओ सैम एंड यिंग के इस क्लोज रिलेशनशिप को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सैम यिंग के खाने को ट्राई करता है एंड कहता है ये सच में काफी ज्यादा अच्छा बना है। यिंग रूओ को ना खाता देख उसे खाने के लिए कहती है। यिंग को ये सब करता देख रूओ अपने मन के अंदर कहती है कि वो इस चीज को ऐसे ही नहीं चलने दे सकती, उसे अटैक जरूर करना होगा। अब रूओ इसी सोच के साथ यिंग से पूछती है मिस सू, आपको सैम के साथ कितना समय हो गया। ये सुनकर यिंग उसे कहती है कि उसे सैम के साथ ज्यादा समय नहीं हुआ है क्योंकि उसे सैम से लव एट फर्स्ट साइट हुई है। यिंग रूओ को बताती है कि जब उसने पहली बार सैम को देखा था तो उसे समझ में आ गया था कि सैम ही उसकी डेस्टिनी है। यिंग की बात सुनकर रूओ अपने मन के अंदर कहती है ये सरप्राइजिंग नहीं है कि तुम एक आदमी के प्यार में पड़ जाओगी, लेकिन तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ लव एट फर्स्ट साइट ये तो नामुमकिन है। यिंग का फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा हाई फाई होता है, इसीलिए यिंग के लिए सैम के साथ लव एट फर्स्ट साइट में पड़ना काफी ज्यादा अटपटी बात होती है। रूओ यही सोचकर अपने मन के अंदर कहते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। अब जब उनकी ये बात चल ही रही होती है तो यिंग रूओ से पूछती है मिस ली, सैम ने मुझे बताया कि आप दोनों रियल कपल नहीं हैं, है ना। रूओ इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाती है एंड अब वो सैम की तरफ देखने लगती है। रूओ के इस रिएक्शन को देखकर यिंग उसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में प्लीज आप भी हमारे इस लव को सीक्रेट ही रखें और बाहर के वर्ल्ड को इस चीज के बारे में पता ना लगने दें। आप दोनों अपने कपल होने की एक्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिक में एक क्लोज रिलेशनशिप भी रखना हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूओ को अपनी तरफ घूरता हुआ देख सैम उसे कहता है आखिर तुम मुझे क्यों देख रही हो। अब यिंग जानबूझकर सैम को और ज्यादा सी फूड खाने के लिए देती है, जिसके बाद वो सैम की और ज्यादा क्लोज आ जाती है एंड उसके कंधे पर अपना सर रखती है। यिंग इस चीज से ये दिखा रही होती है कि सैम और वो रियल कपल हैं और सैम उसी का है। इस चीज से रूओ को समझ में आ जाता है कि यिंग जो है वो उसे प्रोवोक कर रही है। रूओ के गुस्से की सीमा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो अपने हाथ से एक सी फूड को उठाती है, उसे छीलती है एंड सैम को उसे अपने हाथों से खिलाती है। ये देखकर सैम काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है
एंड दूसरी ओर यिंग को इस चीज को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ मचती है। वो लोग खाना खाते हैं। कुछ टाइम बाद सैम कहता है कि उसका पेट भर चुका है। सभी के खाने के बाद यिंग भी अपनी जगह से खड़ी होती है एंड सैम से कहती है कि उसे अब रेस्ट करना चाहिए, वो यहाँ की साफ सफाई कर देगी। यिंग सैम से कहती है कि उसे अभी रुओ के साथ बात कर लेनी चाहिए। गेस्ट के साथ ऐसा करना गलत बात होगी अगर वो उससे बात नहीं करता है तो। इतना कहने के बाद यिंग वहाँ से चली जाती है। यिंग के वहाँ से जाते ही रुओ गुस्से में सैम से पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। रुओ सैम का हाथ पकड़ती है एंड उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अब अचानक से सैम नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से रुओ डिसबैलेंस हो जाती है एंड अब वो सैम के ऊपर गिर जाती है। रुओ उसे कहती है थोड़ा आराम से। सैम उसे कहता है अगर तुम हार गई तो तुम हार गई, आखिर तुम मुझसे इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछ रही हो? अब क्योंकि तुम शर्त हार चुकी हो तो तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। ये सुनकर रुओ और ज्यादा शर्माने लगती है। इसी के साथ हमारे ये 4 चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, please take care of your parents and yourself. Matane.